हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं सब आप लोग। तो आशा और उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। ठीक है ना। अभी तक हमने टॉपिक जो पढ़ाए हैं वो आपको कैसे लगे, आप अपने जो सजेशन है वो कमेंट बॉक्स में डालिए। और उन टॉपिक्स या जो टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पढ़ाई जा रही है, उनमें और हम क्या अलग से करें जो आपको और बेटर हो। टॉपिक्स आपको समझ में आ रहे हैं या मेरी मेहनत फर्जी जा रही है, ठीक है ना, ये आपको मुझे बताना है। तो पढ़ाया क्या, सब आपने देखा होगा। अभी तक एक दो लेक्चर हो चुके हैं, ठीक है ना। अब क्या करना है मुझे, आज जो पढ़ना है मुझे, सबसे बेसिक चीजें पढ़नी और आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीजें बात क्या याद रखनी भाई मेरे। जो अपना कार्बन होता है ना, वो सबसे मजेदार चीज होती है। वो कार्बन भाई साहब सिर्फ 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है ना। 4 बॉन्ड से कम बॉन्ड नहीं बना सकता है, ज्यादा बनाएगा तो भी गलत हो जाएगा। कार्बन सबसे ज्यादा जो कार्बन को सेटिस्फाई करता है 4 बॉन्ड के अलावा, हाइड्रोजन। आपको कार्बन को सेटिस्फाई करना है तो आप हाइड्रोजन में लगा दीजिए। अगर हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है तो अभी वो मैं बताऊंगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, ठीक है ना। तो वो अलग की बात है। फिलहाल हम कुछ छोटी चीजें और आपको बताने वाले थे। बेटा आपको दो चीजें आपको मैंने बताई थी। हमने कहा था हाइड्रोकार्बन। क्वेश्चन है कि हाइड्रोकार्बन कहते किसे हैं। हाइड्रोकार्बन कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, वो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, ठीक है ना। अब क्या होता है कि हाइड्रोकार्बन के अलावा, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा उसमें कोई और कोई यौगिक आ जाए तो वो जो होता है वो कार्बनिक यौगिक कहलाता है। मतलब कार्बनिक यौगिक वे यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन होता है। हाइड्रोकार्बन में हाइड्रो और कार्बन होता है। समझ में आया होगा। जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो आपके एक सैचुरेटेड होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे सभी हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ जाए, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाइड हो। उसके अंदर हम लोग एल्केन आता है। एल्केन में आपके पढ़ा होगा मीथेन होता है, प्रोपेन होता है, इथेन होता है, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, नोनेन, डेकेन, एसेट्रा, सो ऑन। इसके बाद असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो आपके आते हैं उनके अंतर्गत हम लोग एल्कीन और एल्काइन को भी पढ़ते हैं। जो हमारे एल्कीन और एल्काइन होते हैं वो सब आपके ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनके बीच में अगर एल्कीन है तो एल्कीन के अंदर हम लोग कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा देंगे। एल्काइन है तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे, ठीक है ना। तो हमने आपको ये बनाना भी सीखा। और अगर आपको ये फॉर्मूले आते हैं कि एक कार्बन, अब आपको सीक्वेंस भी याद करना है कि एक कार्बन आएगा तो मेथ होगा, 2 आएगा तो ईथ होगा, 3 आएगा तो प्रोप, 4 आएगा तो ब्यूट, पेंट, हेक्स, हैप्ट। ये सब आपको करना है, ठीक है ना। तो आज का जो टॉपिक हमारा है वो थोड़ा सा इंफॉर्मेटरी वीडियो टॉपिक है, जो मैं आपको थोड़ा सा और इंफॉर्मेशन दूंगा। ताकि बाय द वे क्या होता है ना, कभी कभी हम पढ़ते हैं तो गली के चचा लोग, गली के भैया लोग आपसे क्वेश्चन अचानक पूछ देते हैं, ठीक है ना। और आप जब आपसे क्वेश्चन पूछते हैं तो आपसे आपसे पूछते हैं, जब आप बता नहीं पाते उनका आंसर, तो होता है क्या है कि पूछते कौन टीचर आपको पढ़ाता है। आप मेरा नाम लेंगे तो बोला जाता है कि कौन चूतिया मास्टर तुमको पढ़ाता है, ऐसा बोलते हैं ना। तो थोड़ा सा इंफॉर्मेशन और लेना है। आप टेंशन मत लीजिए, जो मैं पढ़ा रहा हूं वो 0 लेवल से टॉप लेवल तक लेके जाऊंगा। चीजों को समझिए, डाउट हो पूछिए। आइए देखते हैं होता क्या है। हम जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम लोग कार्बनिक रसायन बोलते हैं, ठीक है ना, कार्बनिक रसायन। अच्छा, कुछ लोग को ये कंफ्यूजन तो नहीं हो रही कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन क्या होती है और हम क्यों पढ़ रहे हैं। अरे भैया, आपके क्लास 12th के अंदर 2 बुकें चलती हैं। एक केमिस्ट्री फर्स्ट होती है या रसायन विज्ञान फर्स्ट, और एक रसायन विज्ञान सेकंड होती है। तो जो सेकंड बुक होती है वही तुम्हारी कार्बनिक रसायन होती है, उस पूरे बुक का नाम। उसमें 5-6 चैप्टर होते हैं। पहला हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन आएगा, दूसरा अल्कोहल फिनॉल ईथर आ जाएगा, तीसरा एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा, ठीक है ना, फिर अमाइन आएगा, फिर आपका जायबाड़ू आ जाएगा, पॉलीमर हट चुका है आपका। तो ये सब टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। रिएक्शंस आती हैं अच्छी अच्छी लेवल की, ठीक है ना। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, एक साइंटिस्ट थे, उन साइंटिस्ट का नाम था बर्जीलियस, ठीक है ना, बर्जीलियस। ये बर्जीलियस मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं, बर्जीलियस, ठीक है ना।
ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक सिद्धांत दिया सबसे पहले, और इस सिद्धांत को हम लोग बोलते हैं जैव शक्ति सिद्धांत, ठीक है ना। बर्जीलियस ने कौन सा सिद्धांत दिया? बर्जीलियस ने एक सिद्धांत दिया जिसका नाम था जैव शक्ति सिद्धांत, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि इस सिद्धांत को अगर इंग्लिश में बात करते हैं तो वाइटल फोर्स थ्योरी के नाम से जानते हैं, वाइटल फोर्स थ्योरी के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो अब इस सिद्धांत का मतलब क्या होता है? सिंपल बात है, जैव शक्ति सिद्धांत के अनुसार बोलते हैं कि जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं, कार्बनिक यौगिक का मतलब होता है ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन आता है, कार्बनिक यौगिक को कृत्रिम रूप से, ठीक है ना, कार्बनिक यौगिक को कृत्रिम रूप से नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता, ठीक है ना। सबसे पहले बर्जीलियस ने ये बोल के चले गए कि कार्बनिक यौगिकों को कृत्रिम रूप से बनाया नहीं जा सकता, ठीक है ना। कृत्रिम रूप का मतलब क्या होता है? कृत्रिम रूप का मतलब होता है ऐसे यौगिक को हम अपने हाथों से नहीं बना सकते हैं, बल्कि ये सब यौगिक जीवों में पाए जाते हैं। बोलते हैं कार्बनिक यौगिकों में एक ऐसी मिस्टीरियस पावर होती है जिनको हम अपने बाहर लैब के अंदर नहीं बना सकते, अपने हाथों से नहीं बना सकते हैं, वो सब यौगिक जीवों में पाए जाते हैं, वो सब कार्बनिक यौगिक होते हैं। वो बोले इतना, ठीक है ना। इनके बाद इनके एक सबसे प्रिय शिष्य रहे, इनके सबसे बेस्ट स्टूडेंट, ठीक है ना, उनका नाम था फ्रेडरिक होलर। उन्होंने 1828 को क्या किया कि लैब के अंदर वो प्रयोग कर रहे थे और अमोनियम साइनेट को गर्म कर रहे थे, ठीक है ना। तो अगर आपसे कोई पूछता है पहली चीज कि भैया आप मुझे बताओ बर्जीलियस ने जैव शक्ति सिद्धांत किसने दिया, तो बर्जीलियस ने दिया, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ कि जैव शक्ति सिद्धांत को वाइटल फोर्स थ्योरी बोलते हैं। मतलब क्या होता है? कार्बनिक यौगिकों को कृत्रिम रूप से नहीं बनाया जा सकता है, उनको सिर्फ लैब के अंदर ही नहीं, कृत्रिम रूप से नहीं बनाया जाता है, बल्कि वो जीवित जीवों में ही पाए जाते हैं या जीवों में ही पाए जाते हैं, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद क्या होता है कि एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था होलर, ठीक है ना। ये होलर नाम के एक साइंटिस्ट आए, होलर। अब इन्होंने क्या किया, अगर मे बी राइट तो सन सही होगा, फिर भी आप लोग गूगल से रीचेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो होलर ने क्या किया कि लैब के अंदर अमोनियम साइनेट को गर्म किया। अमोनियम साइनेट का फॉर्मूला होता है NH4CnO, ठीक। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ अमोनियम साइनेट, ठीक। अच्छा, आप ये इंग्लिश में लिख रहा हूं, हिंदी ही है, आप इसमें परेशान मत होना, ठीक है ना। अमोनियम साइनेट, अच्छा, अमोनियम साइनेट को उन्होंने लैब में जब गर्म किया तो क्या किया, ये रीअरेंजमेंट कर लिया, अपने आप को अरेंज कर लिया और ये बना लिया NH2CO NH2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ यूरिया, ये यूरिया का फॉर्मूला हुआ, ठीक है ना। इसका मतलब सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया जाने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड, या सबसे पहले प्रयोगशाला के अंदर कहां गया आपका, हाँ, कार्बनिक यौगिक बनने वाला कौन सा था? वो था NH2CO NH2, मतलब यूरिया। और बनाने वाले साइंटिस्ट कौन थे? बनाने वाले आपके साइंटिस्ट थे होलर। इसका मतलब बर्जीलियस ने जो एक बात बोल के चले गए, क्या बोल के चले गए? उन्होंने ये बोला कि कोई भी कार्बनिक पदार्थ को हम प्रयोगशाला के अंदर या अपने घर के अंदर या अपने हाथों से नहीं बना सकते हैं, वो सिर्फ जीवों में ही पाए जाते हैं। लेकिन बाद में होलर ने क्या किया कि प्रयोगशाला के अंदर यूरिया बना के ये प्रूफ कर दिया कि जो हमारे सर जी यानी कि बर्जीलियस सर जो बोल के चले गए वो सत्यता गलत है, पूर्णतः गलत है, और इस बात का खंडन कर दिया। इसका मतलब जैव शक्ति सिद्धांत को काटने वाले साइंटिस्ट कौन थे? होलर, ठीक। ये जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। इसके बाद एक सबसे पहले एक अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट के द्वारा जो कार्बनिक पदार्थ बना वो आपका था विनेगर, या उसको बोलते हैं सिरका, या एसिटिक अम्ल CH3COOH, और वो बनाने वाले साइंटिस्ट थे आपके कोलबे, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आई। चलिए फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं फटाफट, ठीक है ना। चलिए, अब क्या हुआ बेटा, ये सब चीजें बेसिक हैं आपकी, धीमे धीमे चलेंगी और धीमे धीमे हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब थोड़ी थोड़ी चीजें आगे बढ़ती चली जाएंगी और थोड़े थोड़े नए टर्मिनोलॉजी आपके सामने आते चले जाएंगे, ठीक है ना। अब क्या हुआ, आपको एक बात और बतानी थी मुझे कि जितने कार्बनिक यौगिक होते हैं, ठीक है ना, जितने कार्बनिक यौगिक होते हैं, कार्बनिक यौगिक को हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं, ठीक। जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं उनको मुख्यतः हम दो भागों में बांटते हैं, ठीक है ना। कितने भागों में बांटते हैं हम लोग? हाँ जी, दो भागों में बांटते हैं, ठीक है ना। पहला कौन सा होगा? पहला जो हमारा होगा ना
वो ओपन चेन कंपाउंड, चेन कंपाउंड, इन्हीं को बोलते हैं एसाइक्लिक, एसाइक्लिक। ठीक, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है खुली श्रृंखला वाले, खुली श्रृंखला वाले यौगिक। ठीक है ना भाई, समझाता हूं, टेंशन मत लेना, आप थोड़ा पैनिक हो जा रहे हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना भाई साहब। मैं क्या कर सकता हूं, एक ऐसा इंसान आया, एक ऐसा लाइफ में क्या होता है ना, क्योंकि हर इंसान के लाइफ में कोई ऐसा इंसान आ जाता है जो उसका चैन वैन सब लूट के चला जाता है। वैसे हमारे हम लोग के लाइफ में एक होलर नाम के साइंटिस्ट आए और हमारा चैन सब कुछ उड़ा के ले गए। होलर ने क्या किया, अगर होलर ने ये ना बताते, होलर आप ये ना डिस्कवर करके बता पाते कि प्रयोगशाला के अंदर कार्बनिक पदार्थों को हम बना सकते हैं, ठीक है ना, तो फिर एक मिनट, मेरा कॉल आ रहा है, देखता हूं। सॉरी, मेरी एक कॉल आ गई थी। एक्चुअली क्या है ना कि अभी इस टाइम जब हम ये वीडियो आपका शूट कर रहे हैं, वो रात का लगभग 12 बजा हुआ है अभी, ठीक है ना, और बाहर इस टाइम बहुत ही थंडर स्टॉर्म है। थंडर स्टॉर्म का मतलब भाई साहब बहुत तगड़ी तूफान टाइप से पानी बरस रहा है, हवा चल रही है, ठीक है ना, और मैं क्लास के अंदर बड़बड़ा रहा हूँ अपने रूम के अंदर, जो भी कुछ हमारा स्टूडियो का सेटअप है वहां पर, ठीक है ना। तो हम बता क्या रहे थे, हमने बोला कि जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं ना, वो दो प्रकार के होते हैं, एक ओपन चैन कंपाउंड और एक इसको बोलते हैं खुली श्रृंखला वाले यौगिक, ठीक है ना, और एक होते हैं बंद चैन कंपाउंड, ठीक है ना, साइक्लिक बोलते हैं, साइक्लिक कंपाउंड। अच्छा, साइक्लिक कंपाउंड को हिंदी में बोलते हैं चक्रीय यौगिक, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है ना, या बंद श्रृंखला वाले यौगिक, ठीक है ना। अब दोनों, अच्छा दोनों का मतलब क्या होता है बेटा, सिंपल समझो कि ओपन चैन कंपाउंड जो होते हैं वो मोस्टली दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। जो पहला होगा वो सैचुरेटेड होगा, सैचुरेटेड, ये कार्बनिक यौगिक भी कह सकते हैं, हाइड्रोकार्बनिक, जो भी आप कह लो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, आप इसको हाइड्रोकार्बनिक मान लेते हैं, ठीक है ना। और एक आपका होता है अनसैचुरेटेड। अच्छा, दोनों को हिंदी में लिखता हूं, आप टेंशन नहीं लेना है। अच्छा, सैचुरेटेड मतलब बोला था मैंने संतृप्त, ठीक है ना, और इसको हमने बोला था असंतृप्त। ये चीजें पहले से मैं पढ़ा के रखा हूं, ठीक है ना। सैचुरेटेड का मतलब होता है कि ओपन चैन का मतलब क्या होता है, ओपन चैन का मतलब होता है कार्बन ऐसा खुला हो, ये जो है कार्बन एक खुली श्रृंखला है, यहाँ पर श्रृंखला खुली है, CH3 CH2 OH, मतलब ओपन चैन है, चैन बंद नहीं आपकी है, ठीक है ना। और अगर चैन आपकी बंद नहीं है तो उसको हम लोग बोलते हैं ओपन चैन कंपाउंड, ठीक है ना। इसके अलावा अगर मैं, अच्छा इसके बीच में सिंगल बॉन्ड है इसलिए सैचुरेटेड हो जाएगा। सेम चीज मैंने यहां पर लिख दी CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CH, ठीक है, और सिंगल बॉन्ड मैंने यहां पर लिख दिया OH। अब यहां पर डबल बॉन्ड आ गया, या ऐसा इसको मैं लिख सकता हूं CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है ना। इनकी श्रृंखला खुली है और इसमें क्या है, सैचुरेटेड होगा तो सिंगल बॉन्ड होगा, अनसैचुरेटेड होगा तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है ना। अब साइक्लिक यौगिक क्या होते हैं भाई साहब, साइक्लिक यौगिक आपके दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। एक आपका होता है होमोसाइक्लिक, अब भाई इसको हिंदी में ही लिखना है आपको, होमोसाइक्लिक, ठीक है ना, हिंदी में बोलते हैं होमो साइक्लिक, ठीक। और जो दूसरा आपका होता है हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, इसका मतलब क्या हुआ, इसको हिंदी में लिख लेना आप हेट्रोसाइक्लिक, मैं लिख दे रहा हूं भाई साहब, पता लगा तुम लोग कह रहे हो भाई सर जी बहुत अंग्रेजी पेल रहे हैं, हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है ना जी। अच्छा, होमोसाइक्लिक का मतलब सिंपल होता है कि जिनमें सिर्फ कार्बन, ये आपका होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक का सिंपल मतलब ये होता है कि आपका सिंपल बंद श्रृंखला होना चाहिए, साइक्लिक का मतलब बंद श्रृंखला, और अगर आपकी श्रृंखला ये बंद होगी, ठीक है ना, श्रृंखला अगर आपकी ये बंद होगी तो यहां पर क्या होगा कि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा यौगिक नहीं होगा, ठीक है ना, तो ये होमोसाइक्लिक, या इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ होमोसाइक्लिक, या ये भी एक तरीके से होमोसाइक्लिक का फॉर्मूला हो सकता है, ठीक है ना, ये सबके सब होमोसाइक्लिक हैं। होमोसाइक्लिक का मतलब होता है कि बंद, तो साइक्लिक का मतलब बंद होगा, लेकिन वो होगा क्या, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होगा, उसके अलावा कोई दूसरा एलिमेंट नहीं होगा। लेकिन हेट्रोसाइक्लिक में क्या होगा कि भाई साहब ये आप देख लो, आपके सामने एग्जांपल है, ये देख लीजिए आप, ठीक है ना, ये
दिखा आपको, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा एक अलग से एलिमेंट O आ गया, ठीक है ना, मतलब ये हेट्रोसाइक्लिक हो गया, ठीक है ना। मैं आपको फिर से समझाता हूं कि जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। एक होता है साइक्लिक कार्बनिक यौगिक, गलत बोल दिया मैंने, एक होता है एसाइक्लिक, खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक। कह पाओगे, खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक, ठीक है ना। अगर इसको लिखना है कि होता क्या है, तो इसका मतलब जिनमें श्रृंखला खुली होती है, श्रृंखला खुली होती है, अगर श्रृंखला खुली होगी तो खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, उसमें दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है चक्रीय यौगिक, मतलब बंद होंगे, वो बंद श्रृंखला होगी, ठीक है ना। अगर वो बंद श्रृंखला है तो साइक्लिक हो जाएगा। खुली श्रृंखला में आपने मीथेन ईथेन सब बना के देखा, ये खुली श्रृंखला कार्बनिक यौगिक है। ये देखो ओपन चैन है, चैन ओपन आपकी है। अब इसको मोड़ के बंद अगर कर दे तो बंद श्रृंखला वाली हो जाएगी। साइक्लिक में क्या होगा, ये बंद होते हैं, बॉक्स जैसे होते हैं, ठीक है ना। अगर बॉक्स जैसे हैं तो वो साइक्लिक हो जाएंगे। दो प्रकार के होंगे, एक होमोसाइक्लिक और एक होगा हेट्रोसाइक्लिक। होमो का मतलब समान प्रकार के अगर हो, उसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट ना हो तो वो होमोसाइक्लिक। कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा अगर दूसरा एलिमेंट है तो वो आपका हेट्रोसाइक्लिक। क्लियर हुआ ना। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं। तो बेटा फाइनली आपने ये सब चीजें नोट कर ली। अब हमें क्या करना है, इसके बाद जो हमें समझना है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री का, जो केमिस्ट्री की जान है आपकी, ठीक है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है IUPAC। अभी तक हमने सब कुछ बेसिक बता डाला है, यहीं से IUPAC करते हैं, या अगर आप चाहते हैं तो मैं थोड़ी चीजें और बता देता हूं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसका मतलब कार्बनिक यौगिकों को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा यहां देख लेते हैं, या मुझे लगता है कि उसको मैं IUPAC में ही बता दूंगा, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। ज्यादा आपको उसमें परेशानी होने की कोई बात नहीं होगी, ठीक है ना। चलिए उसको मैं अभी मैं क्या करता हूँ, IUPAC ही स्टार्ट करता हूँ आपसे, ठीक है ना। चलिए, अब जो मुझे पढ़ना है वो मेन टॉपिक हमारा है, जहां पर पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूछा जाता है IUPAC। आपको करना क्या है, इसका पूरा नाम क्या होता है, इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है ना। IUPAC का पूरा नाम क्या होता है, इंटरनेशनल प्योर अप्लाइड ऑफ केमिस्ट्री। हिंदी ही है, हिंदी में ही लिखना है इसको, ठीक। चलिए, अच्छा क्या होता है, मैं लिख दे रहा हूं नेशनल प्योर अप्लाइड ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है ना, ये नाम होता है। अब क्वेश्चन है कि IUPAC नाम रखने की जरूरत क्या पड़ी। देखो हम लोग ऑर्गेनिक यौगिक पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं ना कि, अच्छा आप मुझे बताओ सिंपल एक तरीका क्या होता है, आपके घर में जब जो भी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, आप मेल भी हो सकते हैं, आप फीमेल भी हो सकते हैं, ठीक है ना। होता है क्या है कि आपके घर में कोई ना कोई ऐसा होगा जिसके छोटा बच्चा होगा या हुआ होगा, भैया होगा, दीदी होगी, भाभी के एक छोटा सा बेबी हुआ होगा, ठीक है ना। अभी जस्ट मान लेते हैं ऐसा, ठीक है ना, कभी, ठीक है ना। तो क्या होता है कि जब उसके में आपके घर में एक छोटा सा बेबी का बर्थ आउट होता है, जब बर्थ होता है, जन्म होता है, तब आप लोग बड़ी खुशी मनाते हैं, ठीक है ना। फिर होता क्या है समझ रहे आप लोग क्या सोच रहे हैं, ठीक है ना। तब होता क्या है कि आप लोग एक उसका नामकरण करते हैं। नामकरण कैसे करते हैं, आप अगर किसी नाम ज्योतिषी के द्वारा उसका नामकरण करें, किसी एस्ट्रोलॉजर के द्वारा, तब क्या होता है कि वो आपसे पूछता है किस टाइम पर इसका जन्म हुआ, किस नक्षत्र में इसका जन्म हुआ, तो ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग उसके एक सिंबल दे देगा या कोई अक्षर दे देगा, लेटर दे देगा, फिर उसका आप नामकरण कर देते हैं, ठीक है ना। और एक बिल्कुल विधि विधान से एक नामकरण संस्कार भी होता है जो हो जाता है, ठीक है ना। तो वहां ज्योतिषी ने नाम रखा, लेकिन यहां पर क्या होता है कि सभी अभी तक क्या हुआ कि 25 से 30 लाख कार्बनिक यौगिक खोजे जा चुके हैं अभी तक। तो क्या सबका नाम याद करना संभव है, ठीक है ना। ये देख कोई बोल रहा है कि हाँ संभव है, अरे पागल हो गया है तू, क्या क्या नशा कर रहा है, भांग भांग भाई क्या कर रहा है। नहीं भाई, 25 लाख यौगिक के नाम याद करना संभव नहीं है। तो उनको हमने क्या किया, केमिस्ट्री ने एक ऐसी शाखा बना दी IUPAC की, जिसके रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करके हम किसी भी ऑर्गेनिक यौगिक का IUPAC नामकरण कर सकते हैं। ऐसा नहीं, इनऑर्गेनिक का भी कर सकते हैं, लेकिन कार्बनिक यौगिकों का नामकरण कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग।
और वो आपको भी करना होगा। कैसे करते हैं, हम आज कुछ चीजें बताएंगे। कुछ चीजें, अभी आईपीएससी कम से कम 5 से 6-7 दिन चलेगी, ठीक है ना। चलिए कैसे करते हैं वो भी हम देखते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले क्या हुआ कि जब भी कार्बन की नामकरण यौगिक करते हैं तो हम क्या करते हैं कि आप करना क्या रहता है कि सिंपल कुछ रूल याद करने पड़ते हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। सबसे पहले रूल क्या होता है, रूल नंबर 1, रूल नंबर 1, ठीक। पहला रूल नंबर क्या होता है आईपीएससी सीखने का, पहला रूल नंबर होता है पेरेंट चेन सेलेक्ट करना। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे साहब अब हमारे बस की बात नहीं है, ठीक है ना, ये अंग्रेजी बहुत हमको प्रॉब्लम दे रही है, अंग्रेजी हमसे नहीं हो पा रही है। काहे नहीं हो पा रही भाई, काहे नहीं हो पा रही है? इम्प्रेस कैसे करोगे किसी को अंग्रेजी बोल के? एक्सक्यूज मी, साइड प्लीज, ऐसा लोग बोलते हैं ना बसों में जाके, ये सब चीजें होती हैं। अरे भाई सोच मेरी बात, ये जो अंग्रेजी है ना, ये आपको लिखनी नहीं है ना पढ़नी है आपको, ना बोर्ड में देनी है, इसको आपको समझना है। मैं समझा दे रहा हूं, ठीक है ना। होती क्या है इस अंग्रेजी का मतलब, एक्चुअल में पेरेंट चेन सेलेक्ट करना, ठीक है ना। और सुनना ध्यान से, पेरेंट चेन जो होती है वो कार्बन की होती है, ठीक है ना, कार्बन। अच्छा क्वेश्चन है कि पेरेंट चेन क्या होती है, उसको मैं लिखता हूं, ठीक है ना। पहले तुम मेरे साथ बोल, पहला रूल क्या, पहला रूल क्या, पहले बोल मेरे साथ। आईपीएससी का पहला रूल पेरेंट चेन सेलेक्ट करना। आईपीएससी का पहला रूल क्या, पेरेंट चेन सेलेक्ट करना। मुझे पता है तेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आएगा कहां, कर क्या रहे हो आप। सिंपल बात समझो कि आईपीएससी का पहला जो रूल होता है वो पेरेंट चेन सेलेक्ट करना। मेरे साथ बोलो, मैं समझा रहा हूं आपको, मेरे साथ बोलो पहले, पेरेंट चेन सेलेक्ट करना, ठीक है ना। तो क्वेश्चन है कि पेरेंट चेन होता क्या है, आप ऐसे ही याद करिएगा, पेरेंट चेन क्या होती है। पेरेंट चेन, देखो पेरेंट चेन कार्बन की सबसे लंबी चेन, लंबी चेन, ठीक है ना, जिसमें लंबी चेन, जिसमें डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या कोई क्रियात्मक समूह शामिल हो, क्रियात्मक समूह शामिल हो, ठीक है। पहला रूल आपको समझ पाए। पेरेंट चेन जो होती है वो कार्बन की सबसे लंबी चेन होती है। उसका मतलब ये हुआ कि कार्बन की जो सबसे लंबी चेन होगी वो पेरेंट चेन होगी, जिसके अंदर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड उस चेन के अंदर आनी चाहिए, चेन के बाहर नहीं आनी चाहिए। चेन भले छोटी हो जाए लेकिन पेरेंट चेन कार्बन की सबसे लंबी चेन होती है, ठीक है ना। पहला ही रूल करना है और आज इस पर ही पूरा फोकस करना है, ज्यादा आज मुझे नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। सबसे पहला रूल, आईपीएससी का पूरा नाम, आईपीएससी का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल प्योर अप्लाइड ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है ना जी। उसके बाद अगर मुझे आईपीएससी बनानी है तो पहला रूल आपको दिमाग में बैठाना होगा, इसको रटना होगा, जैसे आप किसी और को दिमाग में बैठा लेते हो। किसको बैठाते हैं आप, कमेंट बॉक्स में ये बोल नहीं सकता यार, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ आप किसको दिमाग में बैठाते हैं, ठीक है ना। ठीक है, जिसको भी बैठाते हैं ठीक है, बैठाते रहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मुझे कुछ लोग सोच रहे होंगे क्या क्या दिल की बातें बोल देते हैं, सर कसम से ऐसा मत बोला करो, ठीक है, नहीं बोलते हैं। हम ये कह रहे हैं कि कार्बन की सबसे लंबी चेन क्या होती है। कार्बन की जो सबसे लंबी चेन होगी जिसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड या कोई क्रियात्मक समूह शामिल हो, वो पेरेंट चेन कहलाती है, ठीक है ना। तो अब क्या होती है, पहले आप इस रूल को बढ़िया से लिखिए कहीं पर भी अपनी कॉपी पर, ठीक है ना। फिर मैं आपको समझाता हूं कि कार्बन की सबसे पेरेंट चेन कैसी होती है, ठीक है ना। मैं 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज कर रहा हूं ताकि इसको मिटा सकूं। चलिए, तो अब हम क्या करते हैं कि आपको दिखाते हैं कि पेरेंट चेन कैसे क्या होती है। देख भाई, पेरेंट चेन के अलावा एक चेन और आपको लिख लेनी है यहीं पर ताकि थोड़ा समझ में आए, साइड चेन। देखो मैं मानता हूं कि मैं इंग्लिश लिख रहा हूं लेकिन आपको इसको कोई जरूर बहुत टफ नहीं है, आपको बस कहना है, अभी समझ में आ जाएगा तो अपने आप सबको समझ में आ जाएगा, बस आप बोलना सीखिए पहले, ठीक है ना। साइड चेन होती है पेरेंट चेन से लगी हुई, पेरेंट चेन से, पेरेंट चेन से जुड़ी
जुड़ी कार्बन, जुड़ी कार्बन साइड चेन, साइड चेन कहलाता है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं कैसे पेरेंट चेन हम लोग सेलेक्ट करते हैं। ठीक है ना, ये सिंपल मानो आपके सामने हमने लिख दिया सी, अच्छा पहले सिंपल सिखाते हैं आपको। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और हमने यहां पर लगा दिया CH3। ठीक है ना, अब क्या है कि बेटा आपको यहां पर बताना है कि कौन पेरेंट चेन है और कौन साइड चेन है। ठीक है ना, देखना ध्यान सुनना मेरी बात। क्या होता है, कार्बन की सबसे लंबी चेन पेरेंट चेन कहलाती है। कार्बन की सबसे लंबी चेन पेरेंट चेन कहलाती है। अब देख भाई, ये कार्बन की एक लंबी चेन आपको तेरे को दिखी, देख भाई ये आपको कार्बन की लंबी चेन दिखी। ठीक है ना, ये अच्छा कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मुझे ये दिख रही है, ये पूरी चेन। अरे भाई एक चेन बॉन्ड के अकॉर्डिंग सीधी लंबी होती है। अगर आप देखना चाहो तो कार्बन की ये सबसे लंबी चेन होगी, ये वाली सबसे लंबी चेन कार्बन की। ठीक है ना, बाकी जो छूट जाए उसको आप छोड़ देना है। ठीक है ना, देखो एक बात सुनना ध्यान से, मैंने क्या बोला, ये सबसे लंबी चेन कार्बन की हुई। ये सबसे जो लंबी कार्बन की चेन है इसको बोलते हैं पेरेंट चेन। पेरेंट चेन अब समझ में आया कि ये सबसे कार्बन की लंबी चेन। अब क्वेश्चन है कि साइड चेन क्या, जो पेरेंट चेन से लगी चेन हो कार्बन की। ठीक है ना, ये कार्बन की साइड, देखो कार्बन लगा हुआ एक कार्बन की, तो ये तुम्हारी हुई साइड चेन। ठीक है, समझ पाए, फिर से मैं बोलूं, पेरेंट चेन कार्बन की सबसे लंबी चेन होती है, पेरेंट चेन से जो लगा हो वो कार्बन की साइड चेन होती है। कुछ लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा, सर ये CH2 CH3 क्या सब चल रहा है, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अभी थोड़ा पेशेंस रखो, मैं वो भी बता रहा हूं आपको। ठीक है ना, तो ये बात समझ पाए। एक क्वेश्चन और मैं आपके सामने लिख रहा हूं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, या इसको ऐसे लिखते हैं, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है ना, यहां पर CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, यहां पर CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 ऐसा। ठीक है ना, अब तुमको ये देखना है कि इसमें कार्बन की सबसे लंबी चेन कौन सी है, सबसे लंबी चेन कौन सी है। देखो भाई आपने क्या किया होगा कि कार्बन की सबसे लंबी चेन आपने ये मान ली होगी, पेन नहीं चल रहा है भाई, ऐसे करता हूं। आपने क्या किया, ये कार्बन की सबसे लंबी चेन मान ली होगी। ठीक है ना, अब क्या हुआ, इसको आपने पेरेंट चेन मान लिया। ठीक, ये क्या हुई आपका, ये तो आपने किया, पॉज कटाई करिए, ये कार्बन की सबसे लंबी चेन है, ये क्या हुआ, ये पेरेंट चेन आपकी हुई। ठीक है ना, लंबी चेन आपने बोला कार्बन की लंबी चेन पेरेंट चेन कहलाती है। और ये आपकी चेन कौन सी हुई, ये तुम्हारी साइड चेन। आपने सबने यही किया, सबने किया, और ये आपने गलत किया। ठीक ना समझ पाए, तो क्या गलत किया आइए देखते हैं। देखो बेटा अभी मैंने बोला, फिर से मैं इसको मिटाता हूं तभी समझ में आएगा। हमने आपको बोला कार्बन की सबसे, आप जो आपने एक पॉइंट लिखा पहले वो देखिए ध्यान से, आपसे मैंने ये लिखा कि कार्बन की सबसे लंबी चेन पेरेंट चेन कहलाती है, लेकिन पेरेंट चेन के अंदर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड शामिल होना चाहिए। चेन हमारी भले ही छोटी हो जाए लेकिन पेरेंट चेन के अंदर ही डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड शामिल होना चाहिए। ठीक है, तो इस बात को ध्यान देना है। तो चेन हमारी वो ना बन करके हमारी चेन ये बनेगी, ये। ठीक है ना, दिस इज द चेन, समझ पाए ना। इसका मतलब हमारी अब ये चेन कौन सी हुई, ये पेरेंट चेन हुई। ठीक है ना, ये पेरेंट चेन हुई। तो फिर ये क्या बची, पेरेंट चेन के अलावा जो भी कार्बन की चेन होती है वो सबकी सब साइड चेन होती है। तो ये आपकी साइड चेन, ठीक है ना, ये वाली आपकी साइड चेन होगी। ठीक है ना, अब क्यों ये पेरेंट चेन सेलेक्ट की गई, डबल बॉन्ड इसमें आ गया। अगर मैं ये सीधे चेन ले गया तो ये डबल बॉन्ड छूट जाता, इसलिए इस चेन को हम यहां से ले गए। समझ पाए ना। अब देखो इस कार्बन में कितने होंगे, इस चेन में 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन। ठीक है ना, तो ये पेरेंट चेन सबसे लंबी चेन है। ठीक है ना, अच्छा आपको क्या करना है, आपको मुझे भी कमेंट में ये बताना है कि आपको ये कह कर पा रहे हो कि CH2 CH3 CH2 कैसे आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, वो अभी बताएंगे। थोड़ा पेशेंस आप रखिए, ठीक है ना, तो थोड़ा आप पेशेंस रखेंगे तो उसके बाद आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, चलिए तो 2 और क्वेश्चन यहीं पर मैं कराता हूं। ठीक है ना, मैं जगह देखता हूं कितनी बोर्ड में मेरी बच रही है।
फिर मैं कराता हूँ। हाँ ठीक है ना, अभी जगह है। अब देख भाई, तेरे को क्या करना है, एक और करना है, ठीक। और करना क्या है, ये CH3 सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2, यहां पर मैंने जोड़ दिया CH3 सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड। ऐसे सिंपल कर दो पहले यार, एक सिंपल करके दिखाओ, सिंपल। चलो भाई पॉज करो और ट्राई मारो, पॉज करो और ट्राई करो, जल्दी पॉज करिए फिर ट्राई करिए। कर लिया, कर लिया, हाँ ठीक। अब देखिए कि इसमें कैसे करेंगे, कौन पेरेंट चेन है। देख भाई, पहले कार्बन की लंबी चेन गिन, इसमें कोई डबल बॉन्ड दिख रहा है, कोई इसमें आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है नहीं ना। जब आपको डबल बॉन्ड ना दिखे, ठीक है ना, तब क्या करना है, आपको सिंपल लंबी चेन सेलेक्ट कर लेनी है। तो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, इस तरफ पांच कार्बन जाएंगे। देखो यहां से एक, दो, तीन, चार, पांच, ये भी पांच, एक, दो, तीन, चार, पांच, ये पांच। इसका मतलब चाहे जहां कर लो, पेरेंट चेन आपकी एक ही कार्बन, चार पांच कार्बन की रहेगी, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आपका नहीं है। अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता तो पेरेंट चेन भी हमारी वैसे सिलेक्ट हो जाती, ठीक है ना। तो आप ये देखिए, ये हमारी पेरेंट चेन हो गई, ठीक है ना, ये हमारी पेरेंट चेन हुई, पेरेंट चेन हुई। और जो ये हमारा हुआ भाई साहब, हाँ जी, क्या हुआ, साइड चेन। ये हमारा साइड चेन। कुछ लोग को समझ में आ रहा, कुछ लोग लग रहा होगा कि भाई बहुत ही बड़ी इंग्लिश पेली जा रही है इस क्लास में, बहुत ज्यादा अंग्रेजी झोंकी जा रही है। अरे यार भाई, ये इंग्लिश नहीं है, हिंदी ही है। आप पेरेंट को हिंदी में पेरेंट लिख दे भाई, हमें क्या जाता है। तेरा नाम क्या है, जो भी कुछ तेरा नाम है भाई, जब तुम अपना नाम लिखोगे ना, तो आपका नाम, मैं कहता हूँ आपका नाम क्या है, आप बोलोगे मेरा नाम, सब कुछ भी बोल दो, मोहित तुम्हारा नाम, ठीक है ना। अब तुम्हारा नाम अगर मोहित है तो तुम क्या लिखोगे अपना। अब मैं कहता हूँ भाई तुम मोहित को नाम को इंग्लिश में मोहित लिख, तो तुम क्या लिखोगे, MOHIT पढ़ोगे तो मोहित ही ना भाई। ठीक है ना। तो ये चीज है, पेरेंट चेन सबसे लंबी चेन, ठीक है ना। और ये साइड चेन, ये भी साइड चेन, मेरी बात सुनना। और इसमें क्या रहता है कि पेरेंट चेन हमेशा एक ही होती है, पेरेंट चेन हमेशा एक ही होगी, और साइड चेन एक से अधिक हो सकती है, 2 4 10 15 50। पेरेंट चेन हमेशा एक ही होती है, साइड चेन एक से अधिक होती है, ठीक है ना। समझ पाए इस बात को। चलिए इसको फटाफट इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए बेटा, आपने सब कर लिया, एक और मुझे करके दिखाइए आप। जैसे आप, मैं इसको मिटाता हूं, मैंने आपके सामने यहां पर लिख दिया सी, ऐसा बस लिख रहा हूं सिंपल सी, अब बस करके दिखाना है आपको, ठीक है ना। सी सी सी, यहाँ पर सी, यहाँ पर सी, यहाँ पर सी। कहा जा रहा पेरेंट चेन निकाल के दिखाओ इसकी, तो कार्बन की सबसे लंबी चेन पेरेंट चेन होगी, ठीक है ना। तो सबसे लंबी चेन ये, सबसे लंबी चेन ये, तो ये पेरेंट चेन हुई, दिस इज द पेरेंट चेन, ठीक है ना। ये आपकी पेरेंट चेन हुई, ये आपकी पेरेंट चेन हुई, ये भी आपकी पेरेंट चेन हुई, ये भी आपकी पेरेंट चेन हुई, नहीं सॉरी, ये लंबी पेरेंट चेन हुई, ये वाली आपकी साइड चेन, और ये वाली साइड चेन, ये वाली साइड चेन, ये वाली साइड चेन, ठीक है ना। तो फिर कैसा लगा आपको ये। चलिए, तो आप क्या करते हैं, आपको ये निकाल के सीख लेना है कि पेरेंट चेन क्या होती है, साइड चेन क्या होती है। आपको सिंपल बात याद करके रखनी है, पेरेंट चेन कार्बन की सबसे लंबी चेन होती है, पेरेंट चेन से जो भी कार्बन की चेन जुड़ेगी वो साइड चेन होती है। इस बात को दिमाग बैठाइए। 4 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, चारों को एक बार फिर से प्रैक्टिस करिए। कल मैं सिर्फ और सिर्फ पेरेंट चेन और साइड चेन पर ही बात करूंगा, आगे फिर हम बाद में बात करते हैं, ठीक है ना। कैसा लगा वीडियो और आप क्या चाहते हैं मुझे बताइए। संडे को आपकी क्लासेस ऑफ रहेंगी, ये आप याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए टाटा बाय बाय, ओके, थैंक यू।